अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बात है कुछ पुराने लम्हों की, बात है कुछ पुरानी यादों की, बात है कुछ पुरानी कहानी किस्सों की, बात है कुछ ऐसी यादों की, बात है कुछ ऐसी यादों की जो आज भी हमारी याद में याद रहती हैं। बात है कुछ ऐसी ही अनकही अनदेखी रस्तों की जो आज भी हमारी ज़िंदगी में हैं और हम किन किन रस्तों से कहां से होते हुए यहां तक पहुंचे। आज हम उसी के लिए आपके सामने हाजिर हैं कि जर्नी ऑफ फेथ कैसे कायम हुआ, जर्नी ऑफ फेथ की टीम कैसे बनी और जर्नी ऑफ फेथ के लोग कहां से जमा हुए, किस मकसद के लिए जमा हुए और उन्होंने क्या क्या करना था और कहां पहुंचना था और क्या कुछ उन्होंने तारीख में लिखना था और कितने कामयाब हुए और कितने नाकाम हुए और कौन कौन आज भी चल रहा है और कौन कौन हमसे जुदा होकर या जर्नी ऑफ फेथ से दूर होकर अपने रास्ते पे किस हाल में चल रहा है। ये आइंदा जो सीरीज़ चलेगी इसमें हम आपको बताने वाले हैं। आज मैं और मेरे साथ आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ मलंग, इज़्ज़त के ग्रीन स्टूडियो पे पहली दफ़ा ब्रॉडकास्ट लेके, क्योंकि मेरा दिल था कि बिहाइंड द सीन यानी कि नूरानी का सफ़र हमारे साथ कैसा हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ और आज कहाँ तक पहुँचा हुआ है। मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। एक हादसा होना था और मुझे दरवेश होना था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होना था। ये बात आज से 23 से 24 साल पुरानी बात है, जब मैं कलंदर, वली, औलिया और इन सब में से किसी को भी नहीं जानता था। तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ बहादराबाद में। बहादराबाद में जो है मेरे साथ एक लड़का आया जिसने मेरे से काम सीखा। उसको बहुत शौक था डिफरेंट जगहों पे जाने के लिए। मैं उससे सीनियर था और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे वो बाइक पे कच्ची रास्तों में 23 साल पहले नूरानी लेके गया। नूरानी पे हम लोग पहुंचने के बाद इतना अंधेरा और इतना कुछ था, बस मुझे इतना पता था कि चारों तरफ से आबशार बह रहा है। हमने वहाँ पे खाना खाया। एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें उस बंदे ने बैठ के टॉर्च की रोशनी में खाना बना के हम मुझे खिलाया और चारों तरफ जो था वो अंधेरा था, पानी की आबशार बह रहा था और मैं हैरान था ये कौन सी जगह है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि नूरानी है। आज नूरानी मेरी पहचान है और मैं नूरानी की पहचान हूँ आप लोगों के साथ। बस ऐसे हुआ और उसके बाद वो बंदा सुबह मुझे उठा के वापस लेके गया और मैं हैरान था कि ये मुझे कहाँ ले आया था, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। मैं तो एक मॉडर्न हाई लेवल का बंदा जो डायरेक्ट शेरेटन से आने के बाद बहादराबाद में जॉब करता था। उसके बाद क्या हुआ, ये बात मेरी ज़िंदगी में गलती से जब इज़्ज़त आया उसके बाद वो सफ़र दोबारा शुरू हुआ। सफ़र कैसे शुरू हुआ ये आपको बताता है इज़्ज़त। गलती से आया है या सही आया है या खुदा ने मिलाया या वक्त की ज़रूरत थी कि हम दोनों ने एक होना था। और मेरा टाकरा आसिफ भाई से हुआ खड्डा मार्केट DHA में और बस फिर किसी प्रोग्राम में सुनाऊंगा कि आके कैसे चार हुई और किस तरह एक अजनबियत जो है वो दोस्ती में तब्दील हुई और किस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता खरामा इस रास्ते पे चढ़ते चले गए और आज आपके सामने मौजूद हैं। 20 से कहानी शुरू करता हूँ। बचपन से सुना तो बहुत था नूरानी के बारे में, लोगों के किस्से भी सुने थे और लोगों के साथ जो हादसे होते हैं, जो जिन्नात, जो रास्ते की तकलीफ़ें हैं और जो लोग जाते हैं वो इतने एक्साइटेड होकर बताते थे। बट हमारी पहुंच में नहीं था नूरानी, क्योंकि घर में पाबंदी भी थी अकेले बाहर जाना और इतना दूर, वो भी बलूचिस्तान में, वो भी जंगल में। तो हमारी वालदा ने कभी इजाज़त नहीं दी हमें और ना ही कोई ऐसा दोस्त टकरा जिसने मेरी वालदा को मनाया हो और उन्होंने इजाज़त दी हो। तो ये सहरा आसिफ भाई के कंधों पे जाता है जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया और हम 2012 में पहली बार नूरानी के लिए निकले।
किस्सा इस तरीके से है कि जैसे खड्डा मार्केट में अज़्ज़त का जो है मेरा मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आने शुरू हो गए। उससे पहले मेरी लाइफ बहुत मुख्तसर थी और नूरानी का जो पहला टूर था मैं भूल भुला गया था। फिर पुराना स्टाफ जो था वो भी मेरी ज़िंदगी से जा चुका था। मेरी ज़िंदगी में अप डाउन बहुत आए, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये अप डाउन क्यों आ रहे हैं। कहते हैं कि जब हीरा बनना होता है उसको तराशना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में वो मुकाम, वो जगहें आई जिसमें मुझे सब्र पे, तकलीफ से, हर चीज़ से गुजारा गया और मैं अपने सफ़र पे चलता गया। बाज़ दफ़ा ऊपर वाले से शिकायत की, लेकिन आज मैं सोचता हूँ वो शिकायत नहीं थी, वो मेरा सफ़र था और आज जिस मुकाम पे हूँ उसी सफ़र की वजह से हुआ। तो जब पहली दफ़ा अज़्ज़त ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हुआ, तो मेरे पास ये अचानक एक दफ़ा सारे बैठे हुए थे और इनमें से कुछ जो थे, इनमें से एक जो था वो दुबई से नया आया था। ये लोग हमेशा 8-9 बजे के करीब मेरे पास आते थे और बातें करते थे और मुलाकात करके चले जाते थे। एक दफ़ा अचानक ही इन सब में से एक ने बोला, आसिफ भाई नूरानी कैसा है और उसके बारे में कोई बात करें। मैं हैरान था कि इतने सालों के बाद ये नूरानी का क्यों जिक्र कर रहे हैं। मैंने इनको बताया कि एक बंदा ऐसा है जो पहले मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, आया था और जा चुका है, अब उसको मैं दोबारा जो है वो कॉल करता हूँ, क्या तुम लोग नूरानी जाना चाहते हो। ये लोगों ने सबने एक आवाज़ लगा के बोला, हाँ आसिफ भाई बहुत कुछ सुना है। फिर क्या हुआ, वहीं पे बैठ के प्लान बना। प्लान कैसे बना, और हमेशा की तरह अज़्ज़त के कंधे पे हर चीज़ आई और अज़्ज़त ने क्या किया ये अज़्ज़त आपको बताता है। खरामा जैसे हम चले अपनी ज़िंदगी में और मॉडर्नाइजेशन से सिंपल सिटी का सफ़र आसान नहीं था और इस सफ़र की इब्तदा जो थी वो नूरानी था। और जब डिस्कशन हुई हमारी और हमने सबने कहा कि कुछ होना चाहिए और फिर किस्सा नूरानी का चला और फिर नूरानी की बातें जो सुन रखी थी वो दोबारा से जब नए अंदाज में सुनने लगे अपने दोस्तों से, उनके चाहने वालों से, और जो लोग गए थे वो खुद हमें बताने लगे, तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और हमने फैसला कर लिया। ये दिन थे कुछ रमज़ान के और रमज़ान में आपको पता है कि रोज़ा खोलने के बाद और नमाज से फारिग होने के बाद आप अक्सर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं दोस्ती यारी में या होटल पे। तो हमारा जो डेरा था वो आसिफ भाई की दुकान थी खड्डा मार्केट की, और उसी दुकान पे के बाहर हम जमा होते थे और चाय का सिलसिला और खाने पीने का सिलसिला तो चलता ही था। तो वहाँ एक से पूछा, दो से पूछा, करते करते जो है वो हम 30-35 लड़के हो गए और सब पे हमने पैसे भी रखे और सब कुछ किया। तो सब पे बांटने के बाद जेब पे भारी भी नहीं पड़ रहा था। अब बात थी कि जिनके पेरेंट्स ने उनको इजाज़त नहीं दी थी उनसे इजाज़त लेनी थी। तो ये सिलसिला सबके साथ शुरू हुआ। कहीं हम गए मनाने अपने दोस्तों के वालिदैन को, किसी की वालदा को मनाया, किसी के वालिद को मनाया, किसी के बड़े भाई को मनाया, किसी की बहन को मनाया कि इसे जाने दें, इसे कुछ नहीं होगा, हम इसका ख्याल रखेंगे, हम गारंटी देते हैं। इसी तरह आसिफ मलंग ने मेरी वालदा को भी मनाया और इस तरह करते करते सब लड़कों को इजाज़त मिली और फिर तय हुआ कि ईद के दूसरे दिन रात में हम निकलेंगे खड्डा मार्केट से। तो लिहाजा सब अपने घर से आ जाएं और खाना मैंने अपने ज़िम्मे लिया कि मैं बना के लाऊंगा और यहाँ से सब खाकर फिर निकलेंगे। इत्तेफाक की बात है कि एक मेरा दोस्त था, उसने गाड़ी वाले से बात की। गाड़ी वाला जो है वो बातें करते करते पैसे बढ़ाते बढ़ाते उस पॉइंट पे पहुंच गया कि सब लड़कों ने बोला कि बस गाड़ी चाहिए चाहे कितने भी पैसे हो। इनका एक्साइटेडपन और इनका जोश मैं देख के हैरान हो गया और मैंने बोला कि जब इतना ये चाह रहे हैं तो मैं उस अपने दोस्त को भी ढूंढता हूँ जो पहली दफ़ा मुझे नूरानी लेके गया था। मुझे कभी भी उसने कोई बात नहीं बताई, बस मुझे पकड़ता था, लेके जाता था, घुमाता था और वापस लेके आ जाता था। मैंने उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश की और इत्तेफाक से मुझे उसका घर मिला और मैं उसके पास गया कि भाई ऐसा ऐसा काम है। वो भी राज़ी हो गया और बहुत खुश था कि आसिफ भाई आप अकेले। मैंने बोला नहीं, बहुत सारी जनता है और वो जाने के लिए तैयार है। तो वो भी तैयार हो गया। बस यही फाइनल हुआ कि मेरी दुकान पे खाना खाया जाएगा और रात के टाइम निकल दिया जाएगा। और बहुत सारा सामान अज़्ज़त ने ऐसे लिया जैसे अज़्ज़त अपने हनीमून के लिए जा रहा हो, किलों के हिसाब से अंडे, ये वो सब चीज़ें ऐसे जैसे पिकनिक है। मैं इन लोगों को देख के हैरान होने शुरू हो गया और मैं खुश भी हो रहा था
कि चलो पहला सफ़र इनके साथ नूरानी है। मैं भी अच्छी तरह जान लूँगा कि नूरानी क्या है, जब मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि नूरानी क्या है। तो हम लोग सारे जो है वो रात के टाइम जमा हुए, खाना खाया, उसके बाद गाड़ी में हम लोग सारे निकले। इनको आप देख सकते हो कि आज कैसे हैं और क्या कहते हैं और उस ज़माने में कैसे थे। यादगार सफ़र ऐसे होते हैं जो आपके अंदर निशानी छोड़ के चले जाते हैं। आज भी कहीं ना कहीं इनमें वो बत्ती जल रही है नूरानी की, और कहीं ना कहीं ये आज भी याद करते हैं अपने सफ़रनामे को। हमेशा सफ़रनामे में कोई ना कोई आता है जाता है, लेकिन जिनका सफ़र लिखा हुआ होता है पक्का, वो चलते ही रहते हैं। लेकिन यादें इनके साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। आज जैसे कल की ही बात हो कि हम लोग नूरानी पे गए, हम लोग वहाँ से निकले रात के टाइम और बस थी और ये लोग जोश में थे और बस वाला भगाया जा रहा था। बीच में मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। आंख क्या लगनी थी आसिफ भाई की, रात का तो वक्त था और चलते चलते उसने एक कवाली लगा दी। फिर क्या होना था, कवाली में हम ऐसे मस्त हुए, पहली बार सुना और कलाम इतना अच्छा, और वो कलाम जहन में ऐसे नक्श हो गया जो आज भी दिमाग में बजता है। जैसे वो कलाम ख़त्म हुआ और हम नूरानी क्रॉस पे पहुँचे, रात के कोई 3 बजे के करीब होंगे या 2:30 बजे के करीब। तो चारों तरफ अंधेरा, हमने बोला यार जंगल में मंगल है, ये एक दुकान खुली है, बाकी सब कुछ पहाड़ इर्द गिर्द में नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ बस वाले ने आधा घंटा रोका, हमने चाय वगैरह पी और उसके बाद हमें ऐसी जगह से गुजरना था जो किसी ने बताया कि बहुत पहाड़ है और ऊंची नीची यहाँ पर खाइयाँ भी हैं और जगह भी है और ख़तरे की भी बात है और दिल की भी बात है। तो जैसे ही हम दोबारा रवाना हुए और हमने फिर फरमाइश की ड्राइवर से कि वही कलाम दोबारा लगा दे। तो जैसे जैसे वो कलाम हम सुनते रहे, हमें पता ही नहीं लगा कि सफ़र कहाँ से कहाँ गया। जब उसे बस रोकी तो तकरीबन 4:15 बजे का टाइम हो रहा था। हम सब उतरे, हमने बोला हम कहाँ पहुँच गए। तो हमारे साथ नदीम भाई थे जो कि आसिफ भाई के दोस्त थे। उन्होंने जो जो लिस्टें हमसे बनवाई थी उसके तहत हम सामान लेकर आ चुके थे, बस में रख चुके थे और साथ ले आए थे। और जब यहाँ पे उतरे तो कुछ लड़कों की ड्यूटी लगाई कि सामान सब उतारो और एक जगह पे जमा करो, और कुछ लड़कों को लेकर वो मोहब्बत फ़कीर की तरफ चले। मेरी आंख अचानक खुली और मैंने देखा कि ये सारे लड़के शोर करने शुरू हो गए, आसिफ भाई उठो देखो, आसिफ भाई उठो देखो। मैंने देखा कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और बस वाले ने बस रोक दिया था और वो मोहब्बत फ़कीर का पहला हिस्सा था। मोहब्बत फ़कीर को मैं नहीं जानता था, नूरानी सरकार को मैं नहीं जानता था, लेकिन आज इन सरकारों को मैं इतना जानता हूँ कि शायद ही कोई जानता होगा। कहते हैं कि जब आप इश्क में किसी के गिरफ्तार हो जाते हो तो बीच की हवा भी जो है वो भी आप नहीं आने देते। आज नूरानी सरकार जो है वो मेरे ऐसे सरकार हैं कि आज उनके बारे में वो सब कुछ जानता हूँ जो शायद ही कोई जानता हूँ। आज भी नूरानी सरकार जो है वो मेरे सर पे हाथ लगा के बैठे हैं और उन्हीं की तवज्जुह से मैं बहुत सारे सरकारों से मिला और यहाँ तक कि उसके बाद मेरे इमामजादों से भी मैं मिला। नूरानी सरकार एक मिस्ट्री और हिस्ट्री और कायनात की ऐसी जगह है कि अगर आप उनको ढूंढने लगोगे तो मेरे नज़र से शायद आप ढूंढते ही रह जाओगे। हम उतरे मोहब्बत फ़कीर पे, कहा गया नदीम साहब ने कि पहली हाज़िरी मोहब्बत फ़कीर है। फिर मैंने पूछा ये मोहब्बत फ़कीर कौन है? बोला आसिफ भाई हाज़िरी देते हैं फिर रास्ते में सब कुछ बताते हैं। हज़रत ने बहुत सारा सामान लिया हुआ था और हर बंदे की जिम्मेदारी हुई कि इन सारे सामान को इन्होंने आपस में बांट के उठा लेना है और आगे चलना है। उसके बाद मोहब्बत फ़कीर पे पहली हाज़िरी हुई। काफ़ी एक्साइटेड ये बच्चे हुए थे और मैं भी शायद एक्साइटेड हुआ था क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नहीं आता, लेकिन इनमें मेच्योर ज़्यादा मैं था इसलिए हुक्मरानी मैं ही चला रहा था और हज़रत उसको गाइड करके सारे लड़कों को लेके चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हमने जोश में आके कहा कि हमने पैदल चलना है। हमें ऑफ़र दी नदीम भाई ने कि यहाँ केकड़े चलते हैं। हमने जब वो केकड़ा देखा तो हमें इंडियाना जोन्स याद आ गया और हमने कहा कि ये इंडियाना जोन्स के ट्रक में हमने नहीं बैठना, हमने पैदल चलना है
पहली बार तो ऐसे किसी पहाड़ी इलाके में आए तो थोड़ा ऊंचे नीचे रास्तों से चलेंगे तो मजा आएगा। सबने कहा हाँ, हमें क्या पता था ये रास्ता इतना लंबा होगा कि एक दूसरे के कंधों पे सामान रखना पड़ेगा या लड़के भागेंगे कि हमने सामान नहीं उठाना। तो कुछ इसी तरह का आगे होने वाला था और हुआ भी। जब मंजर देखे फजर के बाद के, जब सूरज निकल रहा होता है तो हम सब पागल से हो गए और हमने कहा कि शायद हम किसी जन्नत के किसी एक कोने में तफरी करने जा रहे हैं। कुछ ने कहा हम ज़ियारत करने जा रहे हैं, कुछ ने कहा हम दोनों करने जा रहे हैं। किसी ने कहा मैं तो चश्मे के पानी से नहाऊंगा, किसी ने कहा मैं तो सोऊंगा, किसी ने कहा मुझे भूख लग जाएगी मैं नाश्ता करूंगा, किसी ने कहा मुझे शोर पसंद नहीं है, मैंने सुकून करना है, तो लिहाजा मैं कुछ देर इन पहाड़ों में खामोशी से टाइम गुजारूंगा। नदीम भाई सुनते हुए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कहते जा रहे थे बेटा आगे बढ़ो, कदम पे ध्यान दो, इधर उधर भी देखो मगर पाँव जमा कर रखो। करते करते हम मौला अली की कदमगाह पे पहुंचे। वहां पे हमने सामान रखा और बहुत से लड़कों के चेहरे बन रहे थे कि सामान बहुत भारी है और हम नहीं उठा सकते। कुछ कह रहे थे कोई मसला नहीं है, इस खूबसूरती के सामने हम ये भी कर लेंगे। मैंने अभी भी अक्सर जो है नूरानी पे लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा है, शोर शराबा करते हुए देखा है। कहते हैं कि ऐसी ज़मीनों पे जो है अंदर का जानवर या अंदर का इंसान नुमाया हो जाता है, क्योंकि इस ज़मीनों की तासीर खुदा ने अलग से बनाई हुई है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। मैं और नदीम एक दूसरे को देखते जा रहे थे। बस क्या हुआ कि इन्होंने सामान उठाया, जब ये मौला अली के कदम तक पहुँचे तो इनके अंदर से ओरिजिनल इंसान आने शुरू हो गया और ये आपस में एक दूसरे से बहस करने शुरू हो गए। ये वही थे जो मोहब्बत फकीर पे एक्साइटेड हुए थे और कड़े वाले सरकार के पास ये सब आउट हो गए थे। बार-बार मैंने इनको समझाया और कहा कि करीब ही एक ज़ियारत है कड़े वाले सरकार, जहाँ पे मैं पहली दफ़ा रुका था। वहाँ पे परियों का बाग है, परियों का चश्मा है। वहाँ पे पानी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि मैंने अंधेरे में और सुबह देखा था। और उधर चलते हैं तो तुम तरोताज़ा हो जाओगे, आपस में लड़ो नहीं, थोड़ी सी बात है सामान उठाने की। वहाँ से फिर हम लोग चले कड़े वाले सरकार पे। नदीम ने कहा आसिफ भाई इनको यहीं पे नाश्ता करवाते हैं कड़े वाले सरकार पे। नदीम भी काफ़ी सालों के बाद आया था, क्योंकि वो भी बिजी हो गया था काम वाम में और फैमिली में। जब वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम गया था तो उसकी शादी नहीं हुई थी, और जब मैं उसके पास गया उसको बुलाने के लिए तो 3 बच्चे जो है मेरी वेलकम करने आए और मुझे अंदाज़ा हुआ कि नदीम की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है। बस इसी तरीके से नदीम के 2 दोस्त थे और नदीम था, और उसने नाश्ते के लिए इनको सिलसिला। ये लोग काफ़ी थक चुके थे, रात भर भी सुना था कि ये जाग रहे थे और रास्ते में भी जो है ये थक गए थे। अजीब से इनके हालात हो रहे थे, कोई लेट रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई अजीब सा हो रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग उकताने शुरू हो गए हैं। मैंने फिर इनको जो है समझाया कि देखो सफ़र है, पहला सफ़र है, अच्छा लगेगा। इतने में जो है कड़े वाले सरकार आ गए और मैं क्या देखता हूँ कि कड़े वाले सरकार पे पानी ही नहीं है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैंने नदीम से पूछा, नदीम ये वही जगह है जहाँ पे तुम मुझे लाए थे? बोला आसिफ भाई यहाँ पे 3 साल से बारिश नहीं हुई, नूरानी में बारिश 3 साल से नहीं हुई और यहाँ के लोग गर्मी में बहुत ही परेशान हैं और सारी जगहें सूख गई हैं। मैंने ऊपर की तरफ देखा, मैंने अल्लाह ये वो जगह थी जो चारों तरफ से आबशार बह रहे थे। और इतने सालों के बाद, मेरे आने के बाद, और हम लोग जब आए हमने देखा कि हर जगह गर्मी है और कहीं पानी नहीं है। बाहर मैंने इनको तो ये तसल्ली दी और ये लोग सब लेट गए। इतने में नदीम ने नाश्ता वाश्ता बनाया और इनको नाश्ता वाश्ता कराया। मैं नदीम से काफ़ी डिस्कस करता रहा कि नदीम ऐसे क्या है। नदीम ने बोला आसिफ भाई मैं भी काफ़ी सालों के बाद आया हूँ और फैमिली में बिजी हो गया था। वहाँ के एक मजावर से पता लगा कि भाई 3 साल नहीं 4 साल से ही बारिश नहीं हुई और जो है ये नूरानी सरकार के यहाँ पे जो लोग आते हैं वो गर्मी से बहुत परेशान होने शुरू हो जाते हैं। मैं काफ़ी देर सोचता रहा, इतने में नाश्ता आया, इन सबको मैंने नाश्ता करवाया और हिम्मत बनाई। मैंने बोला देखो अब सफ़र तो शुरू हो गया है और इसी सामान के साथ जो है सबको साथ चलना पड़ेगा। एक माइंड से चलो और लड़ाई झगड़ा नहीं करो और सिर्फ ये देखो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो ये सब कुछ चलते चलते
हमने वहाँ नाश्ता भी कर लिया और नाश्ता नदीम भाई और उनके दोस्तों ने बनाया। हम तो ऐसे जैसे कि हम महाराजा हैं, हमारे सामने नाश्ता भी आया और पानी भी आया, सब कुछ आया। जो सामान उठा के लाए थे हमने एक तरफ रख दिया था और उसके बाद नदीम भाई और उनके दोस्तों ने हमें नाश्ता करवाया और कहा थोड़ी देर लेट जाओ। तो हम थोड़ी देर लेटे क्या कि इर्द गिर्द की मक्खियों ने जब हम पर हमला किया और हम पर बैठने लगी, तो हम कोई ऐसा बंदोबस्त करके नहीं गए थे, तो लिहाजा एक एक करके सो रहे थे और एक एक करके उठ रहे थे, यानी कि सो नहीं पा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद कोई जो है वो उठ के ऊंची चट्टान पे बैठ गया, कोई पत्थर पे बैठ गया, कोई मट्टी पे बैठ गया, कोई मज़ार की तरफ चला गया, कड़े वाले सरकार की तरफ, कोई परियों के बाग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब सब जमा हुए तो पता लगा कि हमने अब यहाँ से मूव करना है। लड़के और मैं खुद, यानी ये पूरी टीम रात के जाग रहे थे, क्योंकि दिन भी जागा रात भी जागी। अब अगली सुबह हो चुकी थी तो सबको सोना भी था और घर भी याद आने लगा, तो मक्खियाँ भी तंग कर रही थी। तो ये सब कुछ देखते हुए नदीम भाई ने कहा कि आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे तैसे था सामान उठाया और अंदर अंदर से हम चलने लगे लाहौद लामकान की तरफ। थोड़ी देर के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि ये सारे लड़के जो हैं आपस में चिढ़ के बातें करनी शुरू हो गए हैं। तो मैंने नदीम से ये पूछा, क्या नदीम इस चीज़ को इस तरीके से हो सकता है, क्या ये सारा सामान जो है मैं लेके मज़ार पे चला जाऊं और जिसने लाहौद की तरफ जाना है वो जा सके। नदीम ने अब बोला कि आसिफ भाई मैं अपना एक दोस्त कर देता हूं और वहाँ की सवारी जो ऊँट होती है उस पर आपको सारा सामान लाद देता हूँ, ताकि इन लोगों को आपस में प्रॉब्लम ना हो। और सारे लड़के जिन्होंने मेरे साथ जाना चाहते हैं वो मेरे साथ जो है लाहौद पे चले और आप मज़ार पे चले जाओ, क्योंकि आप वैसे ऑलरेडी बहुत थक गए हो। तो बस क्या था, 2 मैंने ऊँट लिए, उस पर उसने सामान डाला और वो मज़ार की तरफ चलने शुरू हो गए। मैं चारों तरफ देखता रहा, कहीं टीले पे कोई मज़ार था, कहीं किस जगह पे लोग खड़े हुए थे, किस जगह पे क्या था, कहीं हल्का फुल्का जो है वो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। चारों तरफ देखते हुए मैं गुजरता हुआ एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे एक तने से जो है वो 3 तने निकल रहे थे। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि ये खजूर के कैसे पेड़ हैं। मैं उनमें से गुजरता हुआ जा रहा था, बस ऐसा लगा कि यहाँ पे हरियाली है, लेकिन मुझे सिर्फ महसूस हुई एक ठंडी हवा का झोंका उन खजूरों के बीच में से जो है वो मेरे पास से गुजरा और मुझे ऐसा लगा कि ठंडी हवा है, हो सकता है बारिश आ जाए। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैं चलता हुआ जो है आगे जाता रहा और मुझे ऐसा लगा कि सफ़र काफ़ी तवील हो गया है। मैं नदीम के दोस्त से पूछता रहा और कितना है और कितना है, क्योंकि मैं थक चुका था। काफ़ी टाइम के बाद सफ़र जो है मैंने शुरू किया था, इसके पहले मैंने कभी इतना बड़ा सफ़र नहीं किया था। बस हम वहाँ से आगे चलते रहे, इतने में दूर से एक गुम्बद नज़र आया। उसने कहा आसिफ भाई वही जो है मज़ार है। और जो मेरे पीछे रह गए थे मुझे उनकी भी परेशानी थी कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बोला कि नदीम भाई जो है उनको गाइड करेंगे, आप आगे बढ़ो। यहाँ तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड में, ताकि मैं आपको अपनी कहानी सुना सकूं कि लाहौद लामकान का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और रास्ता किस तरह कटा और रास्ते में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या महसूसात हुई, ये हम आपको अगली नशिस्त में बताने वाले हैं। आपको बताता चलूं कि आज हम सारे साथ हो या ना हो, लेकिन जब इनको पता लगा कि ब्रॉडकास्ट नूरानी सरकार 1 और 2 बन रहा है, तो इन्होंने जो है अपनी जो है वो फीलिंग हमें नोट करके भेजी है। बीच में वफ़े से उनको भी देखते रहना कि आज ये लोग भी वो फीलिंग रखते हैं जो उस ज़माने में इनकी थी। आज भी हमें नूरानी सरकार उतने ही अजीज़ है जितना उस ज़माने में था। यहाँ तक के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।